हेलो फ्रेंड्स, अपने लास्ट वीडियो में हमने क्लिनिक की प्रिपरेशन और पेशेंट प्रिपरेशन के बारे में बात करी थी और इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर्स की प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। आप सभी को मालूम है कि कोरोना के समय हम लोग यानी डॉक्टर्स काफ़ी अनसेफ हैं और हम लोगों को अपनी एक प्रॉपर प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो हम लोगों के क्लिनिक पर एक ऑपरेटिंग रूम के अलावा एक छोटा सा डॉक्टर्स चेंबर है। इसी चेंबर को हम लोग डॉक्टर्स प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। हम लोग जब सुबह अपने क्लिनिक आते हैं तो सीधे इस चेंबर में आते हैं। यहाँ आकर सबसे पहले हम लोग हैंड वॉश करते हैं। तो हम लोग शूज़ पहन लेते हैं। शूज़ पहनने के बाद हम लोग फिर से हैंड वॉश करते हैं। अपने मोबाइल को मोबाइल कवर्स में डाल देते हैं। फ़ोन कवर में डालने के बाद हमारी जो अपनी बिलोंगिंग्स होती है, जैसे हमारा पर्स हुआ, बैग हुआ, ये सब हम लोग एक डेजिग्नेटेड प्लेस पे रख देते हैं। और ये सब प्रॉपरली प्लेस करने के बाद तब हम लोग फिर से अपना हैंड वॉश करते हैं। आप हैंड वॉश भी कर सकते हैं या अपने हैंड सैनिटाइज भी कर सकते हैं। हैंड वॉश और हैंड सैनिटाइजेशन दोनों एक ही तरीके से किया जाता है। अब यदि आपको दोनों में से किसका इस्तेमाल करना है ये सोचना हो तो आप इस तरह से सोच सकते हैं कि सोप सस्ता होता है और सैनिटाइज़र महंगा होता है। मैंने बहुत बार लोगों को देखा है कि लोग एक ड्रॉप सैनिटाइज़र लेते हैं और बस उन्हें ऐसे से हाथ में रगड़ लेते हैं। तो अगर आपने ऐसे सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है तो बेहतर है कि आप सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आपको सैनिटाइज़र यूज़ करना है तो कम से कम उसको भी हैंड वॉशिंग की तरह सारे सरफेस कवर करने चाहिए। यानी कि आपको कम से कम अराउंड 3 ml सैनिटाइज़र लेना है और उसको हाथ पर अच्छे से रगड़ना है। तो अगर आप इतना सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहते हैं तो आप सैनिटाइज़र यूज़ करें, नहीं तो फिर आप सोप इस्तेमाल करें। वैसे भी आजकल न्यूज़ आ रही है कि सैनिटाइज़र ज़्यादा इस्तेमाल करने से तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं या हो सकती हैं, तो क्यों नहीं सस्ता और सुलभ सोप इस्तेमाल करें। वैसे आपकी मर्ज़ी, आप सैनिटाइज़र इस्तेमाल करें या सोप इस्तेमाल करें, दोनों में से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर टेक्निक के साथ इस्तेमाल करें। दोनों के लिए WHO के 7 स्टेप्स का पालन करना होता है। ये WHO के जो 7 स्टेप्स हैं ये डॉक्टर्स के लिए और आम जनता के लिए एक समान होते हैं। और इस विधि को, इसमें जो मेथड हम लोग फॉलो करते हैं उनके न्यूमोनिक्स हैं, जैसे सुमन के, या सिंपल भाषा में हम उन्हें सुमन कुमारी के नाम से याद रखते हैं। ये डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक और छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि कोरोना पीरियड में हम लोग बहुत ज़्यादा हैंड वॉशिंग कर रहे हैं और हैंड वॉशिंग की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग कंटिन्यूसली नल खुला करके हैंड वॉश करते हैं तो तकरीबन 2 लीटर पानी हम लोग खुले नल में बहा देते हैं। नॉर्मली हैंड वॉशिंग में 4 लीटर पानी इस्तेमाल होता है, जिसमें से 2 लीटर नल खुला होने के कारण बह जाता है। तो हम लोग इस बात का भी ध्यान रखें। इस तरह से हम लोग लाखों लीटर अगर पानी बर्बाद करेंगे तो हम लोग जिस तरह के छोटे शहरों में रहते हैं वहाँ नॉर्मली भी इस सीज़न में, गर्मियों के सीज़न में पानी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम लोग कोरोना पीरियड के बाद किसी और प्रॉब्लम को फेस करना शुरू कर देंगे। इसलिए हम लोगों को हैंड वॉशिंग के साथ साथ वाटर कंजर्वेशन का भी ध्यान रखना है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं हैंड वॉशिंग टेक्निक की। हैंड वॉश करने के लिए पहले नल खोल के हाथों को थोड़ा गीला करते हैं और उसके बाद नल बंद कर देते हैं। फिर थोड़ा सा साबुन हाथ में लेते हैं और हाथ को अच्छे से रगड़ के साबुन का झाग बनाते हैं। हाथों को पहले सीधी तरफ से अच्छे से धोते हैं, फिर उल्टी तरफ से अच्छे से धोते हैं, फिर हाथ को इंटरमिंगल करके साफ़ किया जाता है। फिर मुट्ठी को, अंगूठे को, नाखून को और कलाई को अच्छे से साफ़ किया जाता है। हम अपने क्लिनिक पर मरीजों को कूहनी तक हाथ धुलवाते हैं, क्योंकि मरीज डेंटल चेयर पर अपना हाथ कूहनी तक रख करके बैठते हैं। हैंड सैनिटाइज करने के लिए हमें तकरीबन 3 ml सैनिटाइज़र लेना है और हैंड वॉशिंग के सभी स्टेप्स का पालन करते हुए हैंड सैनिटाइज करना है। हम लोग 20 सेकंड तक हैंड वॉशिंग करते हैं और जैसा कि हमने आपको बताया कि हम अपने क्लिनिक पर कूहनी तक हैंड वॉश कराते हैं तो लगभग 30 सेकंड का समय उसमें लग सकता है। एक स्टडी में मैंने पढ़ा था कि हर व्यक्ति कम से कम 23 बार 1 घंटे में अपने फेस को कहीं ना कहीं टच करता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि हैंड वॉशिंग की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसा कि सभी को पता है कि कोविड जो है वो आईज, नोज़ और माउथ से ही ज़्यादा फैलता है।
तो इसके साथ साथ हमें तो हैंड वॉश करना ही है प्रॉपरली, और अपने स्टाफ को भी हर घंटे एक बार हैंड वॉश करने की प्रैक्टिस करानी है। याद रखें, हम लोग पेशेंट से ज़्यादा स्टाफ से इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इसलिए जितनी सफाई की हमें ज़रूरत है, हैंड वॉशिंग की हमें ज़रूरत है, उतनी ही हमारे स्टाफ को भी ज़रूरत है। अब हम लोग मोस्ट कंफ्यूजिंग चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो है पीपीई। पीपीई का कंफ्यूजन मेरे ख्याल से हर किसी को है। तो पीपीई क्या है? पीपीई ऐसी प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो हमें इन्फेक्शियस एजेंट्स के एक्सपोजर से बचाती है। पीपीई एक ड्रेस नहीं है, बल्कि पीपीई का जो लिटरल मीनिंग है दैट इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो वो एक सेट ऑफ इक्विपमेंट्स हैं। वो गाउन जो होता है वो सेट ऑफ इक्विपमेंट्स का एक पार्ट है। हमारे पीपीई में ग्लव्स, फेस मास्क, आई कवर, हेड कैप और ओवरऑल प्रोटेक्टिव ड्रेस आती है। ये सारी चीज़ मिला करके पीपीई बनता है। मुझे डॉक्टर गोपी कृष्ण सर का एक वेबिनार याद आ गया। उन्होंने डेंटिस्ट के लिए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को डीपीई कहा, यानी डेंटल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। उनका कहना था कि क्योंकि 90% वायरस की एंट्री नोज, आईज और माउथ से होती है, तो इनका प्रोटेक्शन हम करें प्रॉपरली, जैसे कि फेस शील्ड हो गई, फेस मास्क हो गया, हेड कैप हो गई, और बार बार हैंड वॉशिंग करें, चश्मा लगाएं, जिससे कि हम लोग अपना प्रोटेक्शन कर सकें, और इसी पे ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत है। मैं उनकी इन बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। एज ए डेंटिस्ट हम लोग जब प्रिपेयर होते हैं तो हेड कैप्स का इस्तेमाल करें रेगुलरली, और ग्लासेस का इस्तेमाल करें। जिनके ग्लासेस जो लोग नहीं भी पहनते हैं वो भी प्लेन ग्लासेस का इस्तेमाल करें। ग्लासेस बड़ी होनी चाहिए, और कोशिश करें अगर आपको एयरटाइट ग्लासेस मिल जाएं, नहीं तो वो काफ़ी बड़ी साइज़ की हो, जिससे आपका मैक्सिमम आई का एरिया कवर होना चाहिए। और हम लोग डबल ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा हम लोग जो फेस मास्क का इस्तेमाल करते हैं वो N95 मास्क होना चाहिए। N95 मास्क क्या होते हैं? N95 मास्क ऐसे मास्क होते हैं जो 0.3 माइक्रोन के पार्टिकल्स को 95% फिल्टर कर देते हैं। N95 मास्क मेनली 3M कंपनी के अच्छे माने जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी इंडिया में इजीली अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर वीनस कंपनी के मास्क कुछ अवेलेबल है जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत फ्रीली नहीं मिलते हैं। FFP2 मास्क भी आसानी से अवेलेबल नहीं है। KN95 मास्क इजीली अवेलेबल मिलते हैं। जो मिलते हैं उन्हें हम इस्तेमाल करें। क्लिनिक में इस्तेमाल करने के लिए हम लोग जो मास्क लगाते हैं तो उनके ऊपर एक 3 प्लाई मास्क लगाते हैं, यानी कि पहले एक N95 लगाते हैं और उसके ऊपर एक 3 प्लाई मास्क लगाते हैं। 3 प्लाई मास्क अकेले इसलिए नहीं लगाया जाता है बिकॉज 3 प्लाई एक जनरल मास्क होते हैं, और वो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स और बड़े बड़े रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन बाकी जैसे वायरस के लिए वो उपयुक्त नहीं माना जाता है। इसलिए जब हम उनको इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें N95 मास्क के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। उसका भी एक रीज़न है। N95 मास्क अगर हमारा जल्दी स्पॉइल हो जाएंगे, तुरंत स्पॉइल हो जाएंगे, तो हमें उन्हें तुरंत डिस्कार्ड करना पड़ेगा। N95 मास्क की एक्सपेंसिव होते हैं, उनकी थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा होती है, इसलिए कहा जाता है कि आप एक N95 मास्क लगाइए, उसके ऊपर एक 3 प्लाई मास्क लगाइए, और डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ योर वर्क आप 3 प्लाई मास्क चेंज करते जाइए। वैसे भी N95 मास्क जो होते हैं वो आज जो आपने इस्तेमाल किया उसे आप किसी पेपर बैग में भर करके रख दीजिए, और फिर 7वें दिन आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। आपका जो 3 प्लाई मास्क है उसको आप रेगुलरली चेंज करते रहिए। अब एक और बात आती है कि ये मास्क कौन कौन इस्तेमाल करे अगर क्लिनिक में हम हैं। तो अगर हम क्लिनिक में वर्क करते हैं तो N95 मास्क जो है वो आपकी ऑपरेटरी में डॉक्टर को, उनके असिस्टेंट को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी वेटिंग एरिया में जो भी लोग हैं उन्हें N95 इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो 3 प्लाई मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो आपका जो क्लीनिंग वर्कर है, जो आपके यहाँ सफाई का काम करते हैं, चूँकि वो एरोसॉल्स को डील करते हैं, वो क्लीन करते हैं और उनके ऊपर स्प्लैटर आते हैं, तो उन्हें भी N95 मास्क इस्तेमाल करने के लिए आपको देना चाहिए। अब हम लोग पीपीई गाउन के बारे में बात करते हैं। पीपीई ओवरऑल ड्रेस जो होती है वो नॉर्मली 3 लेयर्स की बनी होती हैं। 2 स्पन लेयर होती है, एक मेल्टेड ब्लोन लेयर होती है। इंडिया में नॉर्मली 2 लेयर के पीपीई गाउन मिलते हैं। पीपीई गाउन वो अच्छे माने जाते हैं जिन्हें सिट्रा और DRDO का अप्रूवल होता है। ये गाउन नॉर्मली 700 या उससे ज़्यादा कॉस्ट के होते हैं। तो हम लोग जो नॉर्मली गाउन जो मार्केट में लो कॉस्ट के मिल रहे होते हैं, तो उनमें ये देखना ज़रूरी है कि उनमें प्रॉपर अप्रूवल है या नहीं।
बात करते हैं जीएसएम की। जीएसएम क्या होता है? जीएसएम इज ग्राम पर स्क्वायर मीटर, और ये जो हमारा ड्रेस होता है, जो फैब्रिक होता है, कपड़ा होता है, उसका वजन होता है। 45 जीएसएम का मतलब हुआ कि 1 स्क्वायर मीटर कपड़े का वजन 45 ग्राम्स है। 90 जीएसएम का मतलब हुआ जो कपड़ा यूज हो रहा है उसमें 1 स्क्वायर मीटर कपड़े का वजन 90 ग्राम्स है। तो इस तरह से हमारा जीएसएम डिसाइड होता है। 90 ग्राम्स का जो जीएसएम का जो कपड़ा होता है वो ज़्यादा डेंसली वोवन होता है। 45 ग्राम्स के पर जीएसएम के कपड़े में थोड़ा ज़्यादा पोरोसिटी होती है। डेंटिस्ट के लिए ये कहा जाता है कि वो 90 से 100 जीएसएम का पीपीई इस्तेमाल करें। पीपीई गाउन दो तरीके के होते हैं, ऑटोक्लेवेबल यानी रीयूजेबल और डिस्पोजेबल। ऑटोक्लेवेबल गाउन्स जो होते हैं वो इंडिया में बहुत कम अवेलेबल हैं। इन्हें लैब सर्टिफिकेशन और डिफरेंट सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है, और इंडिया में ज़्यादातर डिस्पोजेबल गाउन्स अवेलेबल हैं। डिस्पोजेबल गाउन्स भी दो तरीके के होते हैं, लैमिनेटेड और नॉन लैमिनेटेड। ज़्यादातर लैमिनेटेड गाउन्स अवेलेबल हैं। अगर आपके पास नॉन लैमिनेटेड गाउन है तो आप उसको नॉन एरोसोल प्रोसीजर के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एरोसोल प्रोसीजर के लिए इस्तेमाल करना है तो उसके ऊपर एक प्लास्टिक कवर आपको डालना होगा। बहुत सारे लोगों का मानना है कि मल्टी लेयर पीपीई जो होती है वो सिंगल लेयर पीपीई से ज़्यादा बेटर होती है। वैसे पीपीई ओवरऑल से आपकी तरह मैं भी परेशान हूँ। कोई कहता है कि 90 जीएसएम ओके है, कोई कहता है कि जब आप पेशेंट एग्जामिनेशन करें तो 60 to 75 जीएसएम का पहने, जब नॉन एरोसोल प्रोसीजर करें तो 70 to 90 जीएसएम का पहने, और जब एरोसोल प्रोसीजर करें तो 120 जीएसएम का पहने। जितने लोग हैं उतनी बातें हैं। बड़े शहरों के डेंटिस्ट अपना वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें उनके पेशेंट्स, उनके स्टाफ और डॉक्टर्स सभी पीपीई पहने हुए हैं। अब छोटे शहर के डेंटिस्ट सोचते हैं कि वो क्या करें, क्योंकि 100-200 की फीस में 1000 का पीपीई वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तब वो सोचते हैं कि चलो हम लोग सस्ता नॉन स्टैंडर्डाइज पीपीई ले लेते हैं। अब आई डिस्पोज करने की बात, तो मन में ये ख्याल आता है कि जब हम N95 जो मास्क होते हैं उनको 7वें दिन रीयूज़ कर लेते हैं तो पीपीई गाउन को क्यों नहीं? चलो उसे भी हम रीयूज़ कर लेते हैं, और वैसा हम कर भी लेते हैं, लेकिन मन में चिंता लगी रहती है कि क्या ये सही है। कुछ लोग सर्जिकल गाउन पहनकर काम कर रहे हैं, कुछ लोग रेनकोट पहनकर काम कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सही है। देखिए, किसी को भी कुछ पता नहीं है। अगर प्रॉपर तरीके से कोई सही गाइडलाइन आती तो सभी लोग उसको फॉलो करते, लेकिन शायद कोविड नया वायरस है इसीलिए सबका कन्फ्यूजन बना हुआ है। जिस तरह से हर कोई अपनी समझ के अनुसार अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है, उसी प्रकार मैं भी कर रही हूँ। स्टडीज़ कहती हैं कि वायरस कपड़ों को पार करके इंटैक्ट स्किन से अंदर एंटर नहीं करते हैं, इसलिए ओपीडी करने के लिए सर्जिकल गाउन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग अपनी रेगुलर ओपीडी के लिए सर्जिकल गाउन का ही इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन 10 फीट की दूरी से पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं और फिर एक प्लास्टिक स्क्रीन के पीछे से पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं, जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा। और अगर कोई नॉन एरोसोल प्रोसीजर करना हो तो इस गाउन के ऊपर हम लोग एक प्लास्टिक गाउन का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों चीज़ें हमने कस्टमाइज बनाई हुई है जो हम आपको आगे दिखाएंगे। अब डॉक्टर राकेश उस गाउन का डिस्प्ले दिखाएंगे जो रेगुलरली हम अपने ओपीडी के लिए पहनते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ग्रीन कलर का सर्जिकल गाउन है जिसका नेकलाइन काफ़ी चौड़ा है जो नेक पर प्रॉपरली अडेप्ट हो जाता है, और इसके पीछे की साइड में वेलक्रोज के साथ साथ डोरियाँ लगी होती हैं जो इसको अडेप्ट करने में हेल्प करती हैं। जब हम नॉन एरोसोल प्रोसीजर करते हैं तो हम लोग इसके ऊपर एक प्लास्टिक गाउन और पहनते हैं। इस प्लास्टिक गाउन का भी नेकलाइन काफ़ी चौड़ा है जो नेक पर अडेप्ट हो जाता है। पीठ में इसके भी वेलक्रोज लगे हुए हैं, हाथ में इलास्टिक लगी हुई हैं जो कि प्लास्टिक गाउन को सर्जिकल गाउन के ऊपर अच्छे से अडेप्ट कर देती हैं। इस प्रकार का गाउन पहनकर हम लोग रेगुलरली अपने प्रोसीजर करते हैं। ये हमने कस्टमाइज बनाए हुए हैं और ये रेगुलर यूज़ के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। इस प्लास्टिक गाउन को रिमूव करने यानी डॉफिंग करने से पहले इस पूरे गाउन को हाइपोक्लोराइड से प्रॉपरली स्प्रे किया जाता है। आगे से, पीछे से, स्लीव से पूरे को प्रॉपरली स्प्रे करते हैं और फिर मिनिमम टचिंग मोड में उसे उतारा जाता है।
हम गाउन पर स्प्रे करते समय फेस शील्ड लगा कर रखते हैं क्योंकि हाइपोक्लोराइड फ्यूम्स आंखों में बहुत जलन करती हैं, इसलिए प्लास्टिक गाउन उतारने के बाद ही फेस शील्ड, मास्क, ग्लासेस वगैरह उतारते हैं और लास्ट में अपना सर्जिकल गाउन रिमूव करते हैं। जैसा कि हमने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि हम लोग एक प्लास्टिक स्क्रीन के पीछे से पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं। पूरी बॉडी स्क्रीन के पीछे रहती है, केवल एक हाथ ही पेशेंट के करीब जाता है। तो उस हाथ को एक्सपोजर से बचाने के लिए हम लोग एक कस्टमाइज्ड प्लास्टिक कवर पहनते हैं और डबल ग्लव्स पहनते हैं। काम खत्म होने के बाद इस प्लास्टिक स्लीव को हम लोग केयरफुली इस प्रकार से निकाल देते हैं। मेजर सर्जिकल प्रोसीजर्स जिसमें ब्लीडिंग और एरोसोल स्प्लैटर के चांसेस ज़्यादा हों, उसमें स्टैंडर्डाइज पीपी पहनना ही उचित होता है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि पीपी पहनने के बावजूद डॉक्टर्स इन्फेक्टेड हो रहे हैं, आखिर क्यों? मेरे विचार से ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पीपी की सही तरीके से डॉनिंग डॉफिंग पर, यानी पीपी पहनने उतारने के सही तरीके पर, एरोसोल स्प्लैटर पर और वायरल लोड पर। अब डॉक्टर राकेश आपको एक पीपी गाउन के डॉनिंग और डॉफिंग के बारे में डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। किसी भी पीपीई ड्रेस का पहनना और उतारना यानी डॉनिंग और डॉफिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी ड्रेस को पहनने के लिए सबसे पहले हैंड सैनिटाइज करेंगे, फिर फर्स्ट पेयर ऑफ ग्लव्स पहनेंगे। फर्स्ट पेयर ऑफ ग्लव्स कंपैरेटिवली टाइट होने चाहिए। फिर चेयर पर बैठकर आराम से शू कवर डालेंगे एंड देन अपना पीपीई ड्रेस पहनेंगे। पीपीई ड्रेस कई तरीके के होते हैं, किसी में सामने से चेन होती है, किसी में पीछे से चेन होती है और कुछ रैप ऑन डिज़ाइन वाले भी होते हैं। अभी जो मैं आपको ड्रेस डिस्प्ले में दिखा रही हूँ ये एक रैप ऑन डिज़ाइन है। अगर आपको कोई एरोसोल प्रोसीजर करना हो तो आप इसके अंदर एक प्लास्टिक गाउन पहने। डेंटिस्ट के काम में यूजुअली एरोसोल्स उड़कर नेक और चेस्ट रीजन पर पड़ते हैं, तो नेक रीजन का कम्प्लीटली क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी ड्रेस पहने कोशिश करें कि वो क्लोज नेकलाइन वाली हो, और इस ड्रेस में भी नेकलाइन कम्प्लीटली क्लोज रहता है, इसीलिए ये मुझे अच्छी लगी। हाथों को पुनः सैनिटाइज करके पहले अपना N95 मास्क लगाएंगे। मास्क का क्लिप टाइट करें और 3 बार ब्लो करके देखें कि एयर लीकेज तो नहीं हो रही है। अगर सब कुछ ठीक है तो उसके ऊपर एक सर्जिकल मास्क डालें। मास्क के बाद अपना प्रोटेक्टिव आई कवर और फिर हेड कैप लगाएं। फिर अपने पीपीई ड्रेस का कैप लगाएं और लास्ट में फेस शील्ड लगाएं। फेस शील्ड डेंटिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि ओपीडी करते समय पेशेंट्स कब आपके बहुत करीब आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलता है। वैसे भी यहाँ पर लोग बात करते समय अपना मास्क हटा देते हैं, तो ऐसे में फेस शील्ड आपका बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन करता है। हाँ, ये बात आपको भी ध्यान रखनी है कि बार बार अपने फेस शील्ड को आप हाथ ना लगाएं। इसके बाद आप हैंड्स को फिर से सैनिटाइज करें और अपना सेकेंड पेयर ऑफ ग्लव्स पहनें। फर्स्ट पेयर ऑफ ग्लव्स आपके पीपी ड्रेस के अंदर होना चाहिए एंड सेकेंड पेयर ऑफ ग्लव्स उसके ऊपर होना चाहिए। डॉफिंग यानी रिमूवल ऑफ पीपीई के लिए जैसे उसको पहले पहना गया है उसी प्रकार से उसको उतारेंगे। कोशिश करेंगे कि एक्सपोज सरफेस को कम से कम टच किया जाए। पहले हैंड सैनिटाइज करके ऊपर वाले ग्लव्स को निकालना है, फिर फेस शील्ड को पीछे की तरफ से निकालना है, उसके बाद आई कवर को निकालेंगे। पीपीई गाउन और शू कवर को पीछे की तरफ से रोल करते हुए निकालना है। फिर हेड कैप रिमूव करना है और फेस मास्क रिमूव करना है। लास्ट में सेकेंड पेयर ऑफ ग्लव्स रिमूव कर देना है। अगर आप पीपी की डॉनिंग और डॉफिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो केजीएमयू के प्रोफेसर एंड डीन डॉक्टर अनिल चंद्रा सर और डॉक्टर सुमित का द्वारा बनाया हुआ एक बहुत अच्छा वीडियो है जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ और आप उसको देख ही सकते हैं। अब हम बात करते हैं एरोसोल स्प्लैटर की। जब हम एरोसोल प्रोसीजर करते हैं तो एरोसोल स्प्लैटर से 3 मीटर के सर्कमफेरेंस का एरिया इन्फेक्टेड हो जाता है। कोरोना वायरस अपने आप से नहीं फैलते हैं, लेकिन इन एरोसोल ड्रॉपलेट से चिपक कर ये वातावरण में फैल सकते हैं। यहाँ तक कि अगर हम एरोसोल प्रोसीजर कर रहे हैं और पीपीई ड्रेस पहने हुए हैं तो ये हमारे पीपीई ड्रेस पर भी सेटल हो सकते हैं।
ऐसे में जब हम एरोसॉल प्रोसीजर कर चुके होते हैं तो डॉक्टर को और स्टाफ को उस जगह से हट जाना चाहिए, रूम को प्रॉपरली वेंटिलेट कर देना चाहिए और 20-30 मिनट तक एरोसॉल को सेटल होने के लिए टाइम देना चाहिए। उसके बाद रूम की और चेयर की थॉरो क्लीनिंग करानी चाहिए और तब नेक्स्ट पेशेंट बुलाना चाहिए। इस प्रकार से हम अपने और अपने स्टाफ को इन्फेक्ट होने से बचा सकते हैं, अपना वायरल लोड कम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वायरल लोड की। तो वायरल लोड इज ए क्वांटिटी ऑफ वायरस प्रेजेंट इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड, स्पुटम और ब्लड प्लाज्मा। जिसके बॉडी का वायरल लोड जितना ज़्यादा होगा उसकी बॉडी में एडवर्स इफेक्ट उतने ज़्यादा होंगे और उसकी बीमारी फैलाने की क्षमता भी उतनी ही ज़्यादा होगी। किसी भी व्यक्ति को सक्सेसफुली इन्फेक्ट होने के लिए 1000 वायरल पार्टिकल्स का मिनिमम लोड होना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि किस प्रक्रिया से कितना वायरल लोड आता है। जब कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति सांस लेता है तो 20 वायरल पार्टिकल्स पर मिनट का लोड आता है, यानी कि इतना वायरस पार्टिकल्स वो वातावरण में रिलीज करता है। यदि कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति बातचीत करता है, बोलता है, तो 200 वायरल पार्टिकल्स पर मिनट वातावरण में रिलीज करता है। लेकिन अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो इससे कई गुना ज़्यादा 200 मिलियन वायरल पार्टिकल्स वातावरण में रिलीज करता है। और अगर हमारा कमरा वेंटिलेटेड नहीं है, क्लोज चैम्बर है, तो ये वायरस बहुत देर तक वातावरण में रहते हैं और बहुत सारे दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करने में सक्षम होते हैं। एक्सपोज होने के लिए वायरल लोड और टाइम ड्यूरेशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका वायरल लोड कम है लेकिन टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है तो भी आप एक्सपोज हो सकते हैं। याद रखें, एक्सपोजर के लिए हमको सिर्फ 1000 वायरस पार्टिकल के लोड की ज़रूरत होती है। So stay safe and stay healthy, and if you are still watching, thank you so much. अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर्स, वेरियस स्टेरिलाइजेशन इक्विपमेंट्स और ट्रीटमेंट टेक्निक्स के बारे में बताऊंगी।